गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड जो चैप्टर है उसके मुख्य जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर भारत में फ्रांसीसी राज्य की जो स्थापना थी उसकी हमने चर्चा की थी। पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश जो है फ्रांसीसी कंपनियां एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा के तौर पर जो है नीचे दिखाने की कोशिश करती रही थी। तो आज हम चलते हैं कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1746 से लेकर 1763 के बीच में जो है युद्ध लड़े गए थे। युद्ध क्यों लड़े गए थे? क्योंकि जो यूरोपीय शक्तियां थी वो इंग्लैंड और फ्रांस जो है आपसी, यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस आपसी जो प्रतिद्वंदता थी, यानी एक दूसरे को वो नीचा दिखाना चाहते थे। इसके साथ साथ व्यापार के क्षेत्र के अंदर जो एकाधिकार स्थापित करने की उनकी जो होड़ थी उसके कारण 1746 से लेकर 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है युद्ध लड़ी गई थी। इसको कर्नाटक का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो युद्ध हुए थे वो कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र जो थी, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रदेशों के अंदर लड़े गए थे, इसलिए इनको कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना किसमें? कर्नाटक युद्ध के कारण 1746 से लेकर 1763 तक जो युद्ध हुए थे वो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुए थे। और ये जो अधिकतर युद्ध है वो कर्नाटक और तमिलनाडु जो दक्षिण भारत के जो प्रदेश है उन क्षेत्रों में लड़े गए थे, इसलिए इसको इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश की बंगाल की विजय, ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा बंगाल विजय, बंगाल पर जो विजय है वो अंग्रेजों ने क्या है 1651 में बंगाल के सूबेदार सुल्तान से आज्ञा लेकर 1651 में बंगाल का जो सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार, इससे आज्ञा लेकर उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो स्थापित की थी। इसलिए अंग्रेज़ों को 1698 में जो सूबेदार था 3 गांवों को उन्होंने परगना दिया था। परगने का मतलब क्या होता है? जो किसी भी क्षेत्र के अंदर जो मंजूरी दी जाती है व्यापार करने के उद्देश्य से या स्थापना जो उद्योग स्थापित करने के लिए, तो उन्होंने 3 गांव कौन कौन से थे? वो थे सुतानोती, कालीकाता और गोविंदपुर की जो जमींदारी है वो इनको मिल गई थी। इसलिए 1717 के अंदर 1717 में जो मुग़ल शासक था फर्रुख सियार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सुविधाएं जो है इन्होंने मुहैया करवाई थी। और उस समय जो बंगाल का जो नवाब था वो क्या था? अलवर्दी खान था। अलवर्दी खान था और वह कंपनी के जो क्रियाकलाप थे और अंग्रेज़ों को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग थे उस पर उसने नज़र रखी थी। और 1756 के अंदर अलवर्दी खान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
अलवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद में जो शुजाउद्दौला था वो नवाब बन बैठा और अंग्रेज़ों को जो बंगाल की राजनीतिक और दखलंदाजी करने का इसके कारण क्या है, इसको मौका मिल गया था। इसलिए कंपनी की राजनीतिक संस्थाओं को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की जो है किलेबंदी करने के लिए तुरंत मना किया गया था और इसके तौर पर जो 30,000 सैनिकों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर इसने हमला किया था। कितने सैनिक थे? 30,000 जो सैनिक थे। और किसने किया था? सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी उस पर हमला किया था। इसके साथ साथ नवाब की फौजों ने कंपनी के जो अफसर थे उनको क्या है गिरफ्तार कर लिया और इसलिए अंग्रेज़ों से जो अधिकार और जो हथियार है उनसे छीन लिए गए थे। सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का सरदार बनाया था। किसको बनाया था? मानिक चंद को। मानिक चंद को कलकत्ता का सूबेदार बनाया, कलकत्ता का सूबेदार बना दिया और वापस जो है वो मुर्शिदाबाद चला गया था। इसके बाद में प्लासी का युद्ध। प्लासी जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1757 के अंदर प्लासी युद्ध। देखिए, जो फोर्ट विलियम किले की जो हार की खबर सुनने के बाद में मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों को रॉबर्ट क्लाइव ने और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में सेवाओं के लिए कलकत्ता के लिए रवाना किया गया था। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 के अंदर नवाब व ब्रिटिश सेना के बीच में। ब्रिटिश सेना जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में जो 22 मील की दूरी पर थी, नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। अब प्लासी का जो युद्ध था उसमें जाफर ने अंग्रेज़ों को क्या है 24 जिलों की दीवानगी दी थी। हार जाने के कारण 24 जिलों की जो दीवानी है वो क्या है किसको सौंप दी थी? अंग्रेज़ों को सौंप दी थी। और दीवानी का मतलब क्या है? वहाँ पे व्यापार करने का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। इसके बाद में हम चलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक जो आलम द्वितीय था। शुजाउद्दौला मुग़ल आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में ये जो है युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध के अंदर जो 1764 में बक्सर के में जो है इनका आमना सामना हुआ था, यहाँ इस युद्ध के अंदर क्या है भारतीय सेना की हार हुई थी। भारतीय जो सेना है वो क्या हो गई थी? हार गई थी। इसके कारण जो मीर कासिम को जो है हटाकर मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया था और उसने कंपनी को किसको? ब्रिटिश कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देने का वायदा किया। 5 लाख रुपए जो है ब्रिटिश कंपनी ने मीर जाफर पर क्या है जुर्माने के तौर पर लगाए थे। इसके बाद में ब्रिटिश बंगाल के अंदर जो 1770 के अंदर भूखमरी द्वारा क्या है द्वैत तंत्र के प्रशासन के कारण
जो दुष्परिणाम सामने आए थे और 1772 में जो है द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया था। 1772 के अंदर द्वैध शासन समाप्त किया गया था। द्वैध शासन, इसकी समाप्ति 1772 में हुई थी। अब है ब्रिटिश शासन का जो प्रसार है, यानी ब्रिटेन ने अपने राज्य की जो स्थापना है, व्यापारिक जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ स्थापित की थी और अन्य भारत के अन्य जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार उसने जो है प्रसार किया था। तो ब्रिटिश शासन का जो प्रसार है वो अंग्रेजों और जो मैसूर के जो शासक थे, उस समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक था और ये टीपू सुल्तान का पिता था। बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण के पश्चात अंग्रेजों का जो ध्यान है वो प्रांतों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो अपना अधिकार जमाने के लिए उनका ध्यान है वो प्रांतों की तरफ गया। इसलिए उन्होंने मैसूर पर जो आधिपत्य जमाने के लिए हैदर अली के का जो है सामना किया और मराठा हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी मैसूर पर क्या है अपना शासन जमाना चाहते थे। इसलिए आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो 1767 से लेकर 1799 तक, यानी 1767 से 1799 तक जो है 3 युद्ध जो है प्रमुख रूप से 4 जो युद्ध है वो लड़े गए थे। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध 1767 से लेकर 1759 में लड़ा गया था और इसके अंदर निज़ाम मराठा और कर्नाटक के नवाब जो है हैदर अली के खिलाफ एकजुट होकर लड़े थे और हैदर अली के निज़ाम मराठाओं को प्रांतीय जो मुनाफे का लालच देकर उसने आमरकोट पर आक्रमण कर दिया था। और द्वितीय जो मैसूर युद्ध है, द्वितीय मैसूर युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया था 1780 से 84 तक। इसके बाद में तृतीय जो मैसूर युद्ध है, तृतीय यानी तीसरा जो मैसूर युद्ध, ये युद्ध 1790 से लेकर 1792, 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान क्या है काफ़ी बहादुरी से लड़ा था, लेकिन जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है टीपू सुल्तान को करनी पड़ी थी। किसकी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम की संधि है अंग्रेजों के साथ जो है टीपू सुल्तान को करनी पड़ी। चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा मैसूर युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1799 में। 1799 में यानी 1792 में टीपू सुल्तान के हार जाने के बाद अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से मैसूर की जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और 1799 में जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया था, यानी वीरगति को वो प्राप्त हुआ था। और टीपू सुल्तान की जो सबसे बड़ी बात क्या थी, टीपू सुल्तान को क्या किस नाम से जाना जाता था? शेरे हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने एक बार एक शेर को मारा था जिसने उस पर जो है हमला किया था और उसने झंडे से भी शेर को क्या है तस्वीर
जो झंडे, उसके जो झंडे में यानी टीपू सुल्तान के झंडे में किसकी तस्वीर होती है, शेर की जो है तस्वीर वो रखी गई थी। इसके बाद में आंग्ल जो है मराठा युद्ध हुआ, यानी अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। इसे आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1775 से लेकर 1818 के बीच में। इसमें जो 3 युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज़ों और मराठों के युद्ध में, प्रथम युद्ध हुआ था वो था 1817 और 18 के अंदर, और द्वितीय युद्ध जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से लेकर 1782 में, और द्वितीय जो मैसूर आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1803 से लेकर 1806 में, और तीसरा जो मैसूर युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1817 और 18 के अंदर। इसलिए अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में 1775 से लेकर 1818 के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे, और अंतिम जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी, अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई थी। अब है साम्राज्य का जो गठन है, साम्राज्य का जो गठन है वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपने जो प्रांतीय विस्तार के लिए, अंग्रेज़ों ने प्रांतीय विस्तार के लिए एक नीति रखी थी। इसके अंतर्गत भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो सुरक्षित करना आवश्यक था। इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो 2 युद्ध हुए थे, प्रथम जो अफ़गान युद्ध हुआ था, प्रथम अफ़गान युद्ध ये हुआ था 1839 में, 1839 से 42, और दूसरा अफ़गान युद्ध ये हुआ था 1878 से लेकर 1880 में। तो अफ़गानिस्तान जो पश्चिमी भारतीय जो सीमा है उसको सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेज़ों ने अपना जो है अफ़गानों के साथ यानी अफ़गानिस्तान के साथ जो 2 युद्ध किए थे, प्रथम और द्वितीय युद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। अब पंजाब का इसके बाद में अंग्रेज़ों ने जिस तरह जैसे जैसे उन्होंने युद्ध जीता, उनकी जो प्रांतीय विस्तार के लालसा है वो क्या है, लगातार बढ़ती गई, और उन्होंने पंजाब पर विस्तार यानी पंजाब का जो है अधिग्रहण या पंजाब पर अधिकार करने की सोची। अब पंजाब क्या है, एक ऐसा विशाल राज्य जो स्वतंत्र व अंग्रेज़ों के नियंत्रण से क्या था, बाहर था, और प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था 1845 में। 1845 और 46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसके बाद में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 और 49 के अंदर। तो इस युद्ध में पंजाब का जो शासन है वो बोर्ड ऑफ इन युद्धों के बाद में पंजाब का जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया था, बोर्ड ऑफ कमिश्नर के हाथ में जो है ये शासन या प्रशासन की व्यवस्था वो चली गई थी। इसके बाद में अंग्रेजों ने कई प्रकार की जो है नीतियाँ अपनाई, और उन नीतियों के द्वारा जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया, या जो स्वतंत्र राज्य होते थे, छोटे जो राजा थे, ये शासक थे, उसके जो राज्य पर एकाधिकार जो है स्थापित करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की नीतियों का पालन किया था, जिसमें सबसे पहले है सहायक संधि। अब देखिए सहायक संधि जो हुई थी, इसके अंदर सहायक संधि के दौरान क्या था कि किसी भी राज्य से जो है समझौता के माध्यम से राज्य को अपने मुख्यालय में एक ब्रिटिश जो रेजिडेंस होता है, यानी ब्रिटिश रेजिडेंस
ब्रिटिश रेजिडेंस जो है वो रखना होता था। इसके बदले में जो कंपनी है वो राज्य को विदेशी आक्रमण से रक्षा का क्या करती थी, वायदा करती थी। इसलिए भारतीय राजाओं को अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी से ब्रिटिश रेजिडेंट का जो क्या है हस्तक्षेप जो है वो होने लगा। और हैदराबाद के जो निज़ाम, मैसूर के जो शासक थे, अवध के जो नवाब, पेशवाओं और सिंधिया जो प्रमुख शासक थे, जिन्होंने सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिया था। विल्य की नीति, और इसमें जो सहायक संधि थी ये लागू की थी 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने। लॉर्ड वेल्जली। इसके बाद में विल्य की नीति, विल्य का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, कोई भी जो राजा निसंतान मर जाता था, यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसके राज्य को कंपनी क्या है एक एक्ट के तहत जो है अपने राज्य के अंदर मिला लेती थी और उस पर अपना अधिकार कर लेती थी। अब इसके बाद में था जो सिविल, भारत में जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो सिविल प्रशासन था, सिविल प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। देखिए, वॉरेन जो हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 के अंदर, 1772 में जो द्विज शासन है वो क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसके बाद में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था। इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या थी, जो बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का क्या है गवर्नर जनरल बन गया था। गवर्नर जनरल को जो हेतु 4 जो सदस्य थे उनकी जो है काउंसिल बनाई गई थी। इसके साथ साथ कई प्रकार के जो है समझौते भी हुए थे। एक्ट जो हुआ था, इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ये लागू हुआ था 1784 के अंदर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था और इस एक्ट के तहत कुछ चार्टर एक्ट भी लागू किए गए थे। चार्टर एक्ट लागू हुए थे। प्रथम जो चार्टर एक्ट था जिसे 1793 में लागू किया गया था, 1793 में चार्टर एक्ट। इसके अलावा 1813, उसके बाद में 1833 और 1853 ये 4 जो एक्ट है वो लागू किए गए थे। और कानूनन जो सदस्य को क्या है गवर्नर जनरल की काउंसिल का जो है सदस्य बनाया गया था और काउंसिल को ब्रिटिश संसद के तहत अपनी शक्तियों का जो है प्रयोग करने का जो अधिकार है वो इन एक्टों के द्वारा उनको मिल गया था। उसके बाद में न्यायिक जो प्रशासन था, न्यायिक प्रशासन की जो व्यवस्था की गई थी, न्यायिक प्रशासन जो है 1772 में किसके द्वारा सुधार किए गए थे, वो किए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में न्याय से संबंधित जो है वो सुधार किए गए थे।
उसने प्रत्येक जिले के अंदर एक दीवानी जो है अदालत स्थापित की थी, दीवानी अदालत स्थापित की थी। इसके अंतर्गत दीवानी जो अदालत होती थी उसका जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? कलेक्टर कहा जाता था। इसके अलावा जो एक तो दीवानी अदालत का जो मुखिया था, दूसरा था फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत, अब फौजदारी जो अदालत थी का जो मुख्य होता था वो क्या है? भारतीय अफसर होता था। फौजदारी अदालत का जो मुखिया होता था वो क्या होता था? भारतीय अफसर होता था। और इसके अंतर्गत उन्हें क्या है? काजी और मुफ्ती की भी मदद मिलती थी। 1833 के अंदर 1833 के अंदर एक कानूनी कमीशन नियुक्त किया गया। उसी भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने का जो है काम दिया गया था, यानी भारतीय जो कानून व्यवस्था थी उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। और इसके दौरान दो जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई थी उसमें पहली हुई थी सेना। सेना का जो प्रशासन है वो लागू किया गया था, और दूसरा था पुलिस की जो व्यवस्था है वो इस दौरान की गई थी। और 1792 के अंदर 1792 के अंदर जो प्रत्येक जिले में कई जो है थाने हैं जो है बांटे गए थे, और उनका जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? दरोगा कहा जाता था। तो ये क्या थी? ये न्यायिक प्रशासन के दौरान वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो 1772 में दो दीवानी अदालतें जो है स्थापित की गई थी। अदालतें एक तो दीवानी थी, दूसरी फौजदारी। दीवानी अदालत का जो मुखिया था वो कलेक्टर था, और भारतीय फौजदारी जो अदालत है उसका मुखिया क्या था? भारतीय अफसर था। इसके साथ 1833 के अंदर जो है सेना और पुलिस दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है वो लागू की गई थी। तो ये था भारत के अंदर जो ब्रिटिश राज्य पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों की जो अपनी साम्राज्यवाद की जो नीति थी, और ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए कई प्रकार के जो है एक्ट है या संशोधन क्या है कानून के अंदर बदलाव किए थे। और उसने अंतिम जो चरण के अंदर जो न्यायिक प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी लागू की थी। तो आज हमारे ये दोनों सेकंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, और आप हिस्ट्री के जो दो लेसन आपको दिए गए थे उसको आप अच्छी तरह से पहले रीड करेंगे, और उसके बाद में ही इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर उतारेंगे। और रीडिंग जो MCQ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप रीडिंग बुक में ही करें। इसके अलावा अति लघु, उत्तरीय, दीर्घ, लघु और जो प्रश्न है, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट जो वर्क आपको दिया गया था वो आप अच्छी प्रकार से करेंगे। थैंक यू।